हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। आई एम ए.के. उपाध्याय। आज की आपकी क्लास जो है टेंस के ऊपर है और ये टेंस पर हमारा दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको टेंस के बारे में वो डिटेल्स दी थी जिस डिटेल्स के माध्यम से आपको जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो रटना पड़ते हैं प्रायः, और टेंस में से लोगों का इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं। और दूसरा, बहुत सारी पहचान याद करना पड़ती हैं, वो भी बार बार लोगों को कंफ्यूज करती हैं, लोग भूल जाते हैं। टेंस के लिए हमारा सिर्फ एकमात्र फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है, आप ध्यान में रख करके चलेंगे, एक्शन कंटिन्यू है, कंप्लीट है या दोनों ही नहीं है, मतलब इंडेफिनिट है। चलिए तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टेंस की जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं, उन कैटेगरीज में से फर्स्ट कैटेगरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एक साथ तीन तीन नहीं पढ़ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ रहे, पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ रहे और फ्यूचर इंडेफिनिट भी पढ़ रहे। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही इतना खास है, इतना बड़ा है, और जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीख लिया वही यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट में और वही यूज करना है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये बार बार इंडेफिनिट शब्द क्यों लगता है, शायद आपको ध्यान होगा, ध्यान करवाया था मैंने आपको, वहां पर स्पेशली फोकस किया था कि इंडेफिनिट एक्शन होती है, मतलब मालूम नहीं होता है कि एक्शन कंटिन्यू है कि कंप्लीट है। ये इंडेफिनिट एक्शन है और इंडेफिनिट एक्शन हमेशा आदत को दिखलाती है, हैबिट को दिखलाती है। अब ये हैबिट क्या होती है भाई? मैंने कहा जो काम बार बार किया जाए वो आदत कहलाती है। वो सुबह 5 बजे उठता है, उसकी आदत है। वो झूठ बोलता है, उसकी आदत है। वो जल्दी जल्दी बोलता है, ये उसकी आदत है। वो देर से आता है, उसकी आदत है। तो आदत मतलब वो काम जो बार बार किया जाता है किसी के भी द्वारा, उसको आदत कहते हैं। और जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का आप यूज करोगे, आप किसी व्यक्ति के रूटीन की चर्चा करोगे कि वो क्या क्या करता है, ध्यान रखिएगा, करता है शब्द ध्यान में आना चाहिए। करता है से ये शो नहीं होता है कि अभी हो रहा है कि पहले हो चुका है। करता है मतलब हमेशा की बात होती है। और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, है लगा हुआ है, मतलब बात प्रेजेंट की है। करता था कह देता तो पास्ट की बात हो जाती, करता है इसलिए प्रेजेंट की बात है। सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आप जानते हैं। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और सेंटेंस बन गया आपका। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश। आपको मालूम है 3 व्यक्तियों के बारे में जो सब्जेक्ट का काम करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू। तो फर्स्ट और सेकंड पे तो मैंने काम करवा दिया। बात करते हैं थर्ड पर्सन की, मतलब जिसके बारे में कहा जाता है, बोला जाता है, वो थर्ड पर्सन होता है। मैंने कहा वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलती है, ये थर्ड पर्सन हो गए। लेकिन थर्ड पर्सन में भी नंबर कौन सा है? सिंगुलर। वह बोलता है मतलब एक व्यक्ति है, वो बोलती है मतलब एक लड़की है, एक महिला है। तो याद रखना है, थर्ड पर्सन में जब एक की बात करेंगे, सिंगुलर नंबर की बात करेंगे, क्या लगेगा? जो मेन वर्ब है उसमें आपको एस लगाना होगा सफिक्स के रूप में, या फिर ईएस लगाना पड़ेगा। वो अंग्रेजी बोलती है, शी स्पीक्स इंग्लिश हो जाएगा। वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश हो जाएगा।
सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब हिंदी सेंटेंस में कहाँ मिलती है? सबसे आखिरी में। मैंने कहा वह अंग्रेजी बोलता है, सेंटेंस किस पे खत्म हुआ? बोलने पर। बोलना क्या है? एक्शन, मेन वर्ब। हिंदी के सेंटेंस में आखिरी में आई है, अंग्रेजी में उसको सब्जेक्ट के बाद लाना है। सब्जेक्ट कौन है जिसके बारे में कह रहे हैं? वह बोलता है। तो ही स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश। अब कई बार ऐसा भी होता है कि एस की जगह पर ईएस लगाना पड़ जाता है। तो कब हम वर्ब में एस लगाएंगे, कब ईएस लगाएंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउन में सिंगुलर से प्लूरल नंबर नाउन जब बनवाना, मैंने बनवाए थे आपको, आपने अगर नहीं देखा हो तो हमारा नाउन नंबर का चैप्टर देख लीजिएगा, 2 वीडियो बने हैं वहां पर नाउन नंबर के। उसमें मैंने बताया है आपको कि ईएस कब लगाते हैं। ईएस कब लगाते हैं? जब कोई भी वर्ड एस, एस एच, डबल एस, सी एच और एक्स से समाप्त होता है, तो ऐसे नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में बनाने के लिए हम ईएस लगा दिया करते थे। अब यही बात हम वर्ब के साथ भी करते हैं। तो ऐसी सारी वर्ब्स जो एस, एस एच, सी एच, एक्स से समाप्त होती हैं, ऐसी वर्ब को हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? ईएस लगाएंगे। ओके। जैसे प्रीच, प्रीच का मतलब उपदेश देना। वो उपदेश देता है, ही प्रीचेस। वो अंग्रेजी पढ़ाता है, ही टीचेस इंग्लिश। ब्रश, वो दांत साफ करता है, ही ब्रशेस टीथ। ध्यान आ गया? क्या आना चाहिए? आखिरी में एस या डबल एस या एस एच, सी एच या एक्स होने पर ईएस लगा देते हैं। ध्यान रहेगी ये बात। तो अभी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया था, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, हम अंग्रेजी बोलते हैं, आप अंग्रेजी बोलते हैं, वो अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। वो अंग्रेजी बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश। ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हुई। वे अंग्रेजी बोलते हैं, वे कौन? बहुत सारे हैं, विद्यार्थी हैं बहुत सारे, बॉयज हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। दे में जेंडर क्लियर नहीं होता कि वे मतलब कौन, वे मतलब दोनों, बॉयज गर्ल्स दोनों। तो वे अंग्रेजी बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश। इसमें एस नहीं लगाएंगे। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ एस या ईएस नहीं लगाया जाएगा। केवल और केवल थर्ड पर्सन में सिंगुलर की जब बात होगी तो चाहे आप प्रोनाउन लगाओ, ही, सी, इट या दे का यूज करो, या फिर कोई नाउन का यूज करो। नाउन जानते हैं किसी का नाम? मैंने कहा मेरा भाई अंग्रेजी बोलता है, माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। मेरी बहन अंग्रेजी बोलती है, माई सिस्टर स्पीक्स इंग्लिश। मैंने कहा प्रीति अंग्रेजी बोलती है, प्रीति स्पीक्स इंग्लिश। अभी अंग्रेजी बोलता है, अभी स्पीक्स इंग्लिश। तो नाम हो, नाउन हो या कोई दूसरे मतलब नेम्स हो या कोई दूसरे नाउन हो सकते हैं, कॉमन नाउन्स। जैसे बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, चिल्ड्रन स्पीक इंग्लिश। लड़कियां अंग्रेजी बोलती हैं, गर्ल्स स्पीक इंग्लिश। बॉयज अंग्रेजी बोलते हैं, बॉयज स्पीक इंग्लिश। तो आपने देखा सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है आपको? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में आपको अगर सिंगुलर की बात करें, मतलब एक व्यक्ति की बात हो थर्ड पर्सन में, तभी वर्ब में ऐसा ईएस लगाना पड़ेगा।
अगर आपको एक से अधिक व्यक्ति की बात हो रही, जैसे मैंने कहा गर्ल्स, बॉयज, बच्चे संख्या में ज्यादा है, तो फिर वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा, याद रखिएगा। एक बात और याद रखने की है यहां पर कि जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। मतलब समझ में आया? कहने का मतलब यह हुआ, अगर यहां सब्जेक्ट में आपने कोई नाउन लिया है, मैंने कहा मेरा दोस्त, एक दोस्त है, अंग्रेजी बोलता है, स्पीक इंग्लिश, माय फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश हो जाएगा। एक दोस्त की बात है, एस लगा देने से कोई भी वर्ब सिंगुलर में बदल जाती है, याद रखिएगा। जबकि नाउन का क्या होता है, नाउन में अगर एस लगाते हैं तो नाउन सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाते हैं, लेकिन यहां उल्टा है, वर्ब में अगर एस या ईएस लगाओगे तो वर्ब सिंगुलर से प्लूरल में, वर्ब जो है वो सिंगुलर में बदल जाती हैं, प्लूरल में नहीं बदलती। वर्ब में एस या ईएस लगने से क्या होता है, वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये छोटे छोटे अंतर रहते हैं जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं। सब्जेक्ट बदलने से वर्ब में क्या परिवर्तन आता है, आगे के हमारे चैप्टर में मिलेगा, जब मैं आपको कनकॉर्ड के बारे में बताऊंगा, या ये कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताऊंगा, तो काफी डिटेल्स इनकी आपको सीखने को मिलेगी। फिलहाल हम टेंस में बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पढ़ा रहा हूं, और दोस्तों आज से प्रैक्टिस करने के लिए एक रजिस्टर बनाई है अपना, उसमें आज मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, सारे सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस करवाई है। कौन से सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाई है, अफर्मेटिव सेंटेंस की। कौन से सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन कौन से सेंटेंस पर वर्क करेंगे, ये हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन का, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंस पर वर्क करना है। फिलहाल अभी क्या बताया मैंने, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट को रखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि यदि वर्ब से पहले सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगाना है, बस इतना ही काम है। चलिए अब नेगेटिव की बात करते हैं। आपको ये बहुत खास बात है समझने की कि यहां मेन वर्ब अपने दम पर टेंस को पूरा कर पाती है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब की सहायता के। कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाई क्या, नहीं लगाई, ही स्पीक्स सीधा बोल दिया। लेकिन दोस्तों नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनते हैं। नॉट जब भी लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब में लगेगा। आपको मालूम है कि मैंने आपको बताया है इंडेफिनिट के लिए किन वर्ब को आरक्षित किया है, रिजर्व किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। कौन सी वर्ब डिस्ट्रीब्यूट की गई है यहां पर, डू डज प्रेजेंट के लिए, और डिड उसका पास्ट टेंस फॉर्म होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट में लगेगी। यहां पर क्या लगाना है, डू डज। आपको मालूम है डू किस किस के साथ लगती है, फर्स्ट पर्सन में आई के साथ डू, वी के साथ डू, यू के साथ डू। लेकिन थर्ड पर्सन में अगर एक व्यक्ति की चर्चा करते हैं, ही, शी, इट, तो क्या लगाते हैं, डज। या कोई नाउन है, सिंगुलर नाउन, तो मतलब कोई नेम हो सकता है, तो क्या करेंगे, वर्ब डज लगेगी। प्लूरल है तो जैसे दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। कब, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंटेरोगेटिव बनाएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल बोलकर देखते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। लेकिन मैंने कहा वो अंग्रेजी नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, दे बहुत सारे हो गए, डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू लगेगा। बस यही याद रखना है नेगेटिव के लिए।
इंटरोगेटिव के लिए भी सेम चीज रहेगी। कैसे? इंटरोगेटिव में क्या करना पड़ता है? पहले भी बहुत सारे सेंटेंस बनाए हैं आपने। क्या से जब भी प्रश्न शुरू होगा, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो क्या करेंगे? ये हेल्पिंग वर्ब डू को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, डू के बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब यदि थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर की बात होती है तो फिर क्या होता है? वर्ब के बाद एस या ईएस भी लगता है। ठीक है, कैसे बनेगा सेंटेंस? क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या से क्वेश्चन शुरू हुआ, डू को आगे लाए। क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं, डू वी स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या वो अंग्रेजी बोलता है? थर्ड पर्सन में एक व्यक्ति, सिंगुलर की बात हो रही, डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या वो अंग्रेजी बोलती है, डज शी स्पीक इंग्लिश। क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत सारे हैं, डू दे स्पीक इंग्लिश। क्या से प्रश्न शुरू हुए, हमने क्या किया, व्हाट का यूज किया, क्या नहीं किया। फिर हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दिया, डू डज को, सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन बन गया। तो कैसे बोलेंगे? मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, नेगेटिव है, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या करना पड़ा? सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, वो अंग्रेजी नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। सब्जेक्ट के बाद क्या रखना है? डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा, अलग से नहीं रटना पड़ेगा। पहले से आप मेरे सेंटेंस की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, बीइंग टाइप की, ओनिंग टाइप की, वही पैटर्न है, वही तरीका है, सिर्फ क्या चेंज हुई है? वर्ब। मैंने तो आपको पहले ही बताया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही रहते हैं, केवल क्या चेंज होती है? वर्ब चेंज होती है। अब इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है, कई बार इंटरोगेटिव में नॉट भी लगाना पड़ता है। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, फिर कैसे बोलेंगे? नॉट कहां लगाएंगे? घबराइए मत, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं तो कैसे कहेंगे? डू आई नॉट, आई के बाद क्या रख दिया? नॉट। डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? डू वी नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता है? डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलती है? डज शी नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों, मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करवा दी, लेकिन अभी WH का यूज नहीं किया है। अब इसके बाद हम यूज करने जा रहे हैं WH वर्ड्स का, और ये सेंटेंस कैसे बनेंगे अब वो बताने आपको जा रहे हैं। WH वर्ड्स आप जानते हैं, बीइंग टाइप, ओनिंग टाइप सेंटेंस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर ये सेंटेंस आपने नहीं सीखे हैं, नहीं बनाए हैं, तो आप प्लीज़ हमारी अदर वीडियोस को देखिए, जिनमें आपको ये सेंटेंस की प्रैक्टिस, WH वर्ड की लिस्ट, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं? हु है, वॉट है, विच है, हुज है, हुम है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, हाउ मैनी है, हाउ मच है, हाउ लॉन्ग है, हाउ फॉर है, हाउ ऑफन है, बहुत सारे हैं। ये सारे वर्ड्स क्वेश्चन बनाने के लिए जब यूज में लाए जाते हैं तो इन WH वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यदि एस या ईएस लगना है तो मेन वर्ब के साथ वो, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक बेसिक फ्रेम तैयार हो जाता है। चलिए, आपने यूजेस भी देखे हैं, हु का यूज किसके लिए करते? सब्जेक्ट के लिए।
जब हु से क्वेश्चन पूछोगे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट एब्सेंट मिलेगा। अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? हु डज टीच इंग्लिश। ऐसा भी बोल सकते हैं हु स्पीक्स इंग्लिश। WH वर्ड को अवॉइड भी किया जा डू डज को अवॉइड भी किया जा सकता, हु स्पीक्स इंग्लिश भी कह सकते हैं। ऑलराइट, स्पोकन इंग्लिश में तो बोला जा सकता है बड़े आराम से। ग्रामर की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपको जरूरी होता है डू डज का आप यूज करें। हु डज स्पीक इंग्लिश या हु स्पीक्स इंग्लिश। मेरी ओपिनियन कौन जानता है? हु डज नो माई ओपिनियन। मेरे साथ कौन रहता है? हु डज लिव विथ मी। कौन हमारी रक्षा करता है? हु डज सेव अस, हु डज प्रोटेक्ट अस, हु डज डिफेंड अस कह सकते हैं। तो हु का यूज किया। व्हाट का यूज, व्हाट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। मैं क्या पढ़ाता हूं? व्हाट डू आई टीच। मैं क्या समझता हूं? व्हाट डू आई अंडरस्टैंड। आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो। वो क्या सीखती है? व्हाट डज सी लर्न। वे क्या मांगते हैं? व्हाट डू दे डिमांड। ओके, अब इसके बाद हुम ऑब्जेक्ट के बारे में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। मैं किसको पढ़ाता हूं? हुम डू आई टीच। पापा जी किसको डांटते हैं? हुम डज पापा जी स्कॉल्ड। टीचर किसको सजा देते हैं? हुम डू द टीचर्स पनिश। हुज पोजीशन को शो करता है, किसका। आप किसका बैग लाते हैं? हुज बैग डू यू ब्रिंग। वो किसकी कार चलाता है? हुज कार डज ही ड्राइव। इसी तरह से विच ले लेते हैं। विच का मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से। वो कौन सी भाषा बोलता है? विच लैंग्वेज डज ही स्पीक। वे कौन सी जॉब करते हैं? विच जॉब डू दे डू। आप कौन सा कलर पसंद करते हैं? विच कलर डू यू लाइक। इन विच मतलब कौन से में। आप कौन से फ्लैट में रहते हैं? इन विच फ्लैट डू यू लिव। वो कौन सी कॉलेज में पढ़ती है? इन विच कॉलेज डज सी स्टडी। आपका बेटा कौन सी बस में आता है? इन विच बस डज योर सन कम। तो ये कुछ WH वर्ड्स थे जिनके साथ अभी आपने प्रैक्टिस की। दोस्तों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा फर्स्ट पार्ट है। पूरे टेंस के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें शुरू से टेंस सिखाया जा रहा है। एक एक करके सारे वीडियोस सब पर नंबर डले हुए हैं। क्रम से आप देखिएगा। इस वीडियो में मैंने केवल और केवल टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट लिया। उस पार्ट में मैंने आपको केवल एक्टिव वॉइस, ध्यान रखिएगा, एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाई है। मेरा टेंस पढ़ाने का तरीका बिल्कुल हटके है, बिल्कुल अलग है। दुनिया के बाकी सारे टीचर से काफ़ी चीज़ें मैं हटके लेकर के चलता हूं। आपसे कहूँगा बहुत ज़रूरी है, बहुत ख़ास है। अगर बेहतर ढंग से आप सीखना चाहते हैं, गारंटी से 100% सीखना चाहते हैं, सारे वीडियोस को रेगुलर देखिएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है, मैंने बार बार कहा आपसे कि एक्टिव वॉइस है, मतलब मैं आपको एक्टिव और पैसिव भी टेंस के भीतर ही सिखलाऊंगा। एक्टिव क्या होते हैं, पैसिव क्या होते हैं। सारे वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म नहीं किया है। यहाँ आगे आपको मैं अपने आने वाले दूसरे वीडियो में आपको टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस की आगे की प्रैक्टिस बताने वाला हूं। तो प्लीज़ देखते रहिए हमारे सारे वीडियोस को लगातार, और जो लिंक दी गई हैं उन लिंक पर भी ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड सारे आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। अगर टेंस सीखने में कोई परेशानी होती है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी भी क्वेरी के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करिए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे
कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।